अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पिछले दिनों एक वीडियो मैंने बनाई थी हैदराबाद पाकिस्तान और हैदराबाद इंडिया की कंपैरिजन की। उस पर बहुत ज़्यादा फीडबैक आई है। ज़्यादातर ने इसमें कहा है कि मैं गलत था कि ये हैदर अली के नाम पे शहर बना है। तो एग्रीड भाई, मैंने उस वीडियो में, आप वापस देख लें, मैंने यही कहा था कि शायद, जब मैं श्योर नहीं था तो मैंने शायद कहा था। कई साहब ने मैसेजेस किए हैं जिसमें एक साहब ने बताया है कि एक्चुअली ये बेगम हैदरा महल के नाम पे है। बेगम हैदरा महल एक हिंदू बागमती नाम था, एक भागमती नाम की एक हिंदू थी जो कन्वर्ट हुई थी और सुल्तान कुली कुतुब शाह के की रखेल थी बकौल साहब के, और उसके नाम पे सुल्तान कुली कुतुब शाह ने ये नया शहर बनाया था हैदराबाद, जिसका नाम उस हैदरा महल के नाम पे रखा गया था। अब पता नहीं पाकिस्तान का हैदराबाद किसके नाम पे होगा, क्योंकि वहाँ तो सुल्तान कुली नहीं था, तो वहाँ भी मैं नहीं समझता कि हैदर अली के नाम पे होगा। कई हैदर होते हैं, तो किसी हैदर नवाब वगैरह के नाम पे होगा। तो सॉरी, मैंने इसीलिए जहाँ डाउट था वहाँ पे लफ्ज़ शायद इस्तेमाल किया था। एक और साहब ने भी कहा है कि हैदराबाद हमारे दिल के करीब है, यहाँ से बहुत से इन्फ्लुएंशियल मुसलमान पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे, जिसमें एक साहब थे हिमायत अली ख़ान, जो पाकिस्तान में बहुत बड़े बैंकर भी बने थे, 71 की वार में कैदी भी हुए थे। तो खैर, ये छोटा सा एक वो था। ज़रा आपके सामने मैं ये तारिक जमील की वीडियो रख रहा हूँ जिसमें वो बता रहा है, इसको ख्वाब बहुत आते हैं, मैंने इसके कई ख्वाब आपको बताए थे। अब इसको अपने बेटे का ख्वाब आया है कि वो जन्नत में बैठा हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद के साथ। यार सुनिए ज़रा। मौली साहब पठान हैं, इतने कभी आए भी नहीं। एक बारी मेरी मुलाकात उन्हें कि नहीं की थी, उन्होंने मैसेज आया कि मौलाना साहब, मेरी आदत है मैं रोज़ाना 1 लाख दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना, तो मैनू बहुत ज़्यादा अल्लाह के नबी का दीदार होंदा। तो मैं उन्होंने नहीं पता मेरे पुत्र का नाम आसिम जमील, उन्हें नहीं पता मेरा की खानदानी बैकग्राउंड है। गरीब जो मौली साहब है, पेशावर शरान था। कि मौलाना साहब, मैं ख्वाब वेख्या अल्लाह दे नबी दे नाल आसिम जमील खलोता है, चाहता मेरे बाबा नू दस दे। वो पागल दी खिदमत की वजह तो अल्लाह मैनू माफ कर, मेरे सारे गुनाह माफ कर, मैनू अपना उस दीदार करवा दे पागल दी वजह। अजीज़ दोस्तों, इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम है। हराम मौत मरने वाला बकौल इस्लाम के जन्नत में नहीं जा सकता, लेकिन जन्नत का ठेका शायद अल्लाह ने तारिक जमील को दे दिया है। उसने अपने हराम मौत मरने वाले गे बेटे को जन्नत की टिकट दे दी है। ये है पाकिस्तान, और ऐसे मौलवियों का मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जनता ही पागल है, ज़ाहिर है, जो इसको अपना इसके मुरीद बने हुए हैं। वरना मतलब आप बताएं, जितने इसके ख्वाब में पहले कई दिखा चुका हूँ, अब आप बताएं ये कोई बात है। अजीज़ दोस्तों, एक ख़बर आपके साथ शेयर करनी थी कि ब्रिटिश मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक आदमी को गिरफ़्तार करने आई जिसकी वाइफ टर्मिनल कैंसर की मरीज़ थी, और उसका जुर्म यह था कि उसने क्रिटिसाइज़ किया था कि लंदन के लैंप पोस्ट पे फ़लस्तीन के झंडे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बैटनल ग्रीन के इलाके में लैंप पोस्ट पे फ़लस्तीन के झंडे थे। वो उसने वीडियो शेयर की थी जिस पे पुलिस उसको गिरफ्तार करने आ गई कि तुम यहाँ नफ़रत फैला रहे हो। मैं भी 50 वीडियो बना चुका हूँ। अजीज़ दोस्तों, किसी वक्त मैं भी गिरफ्तार हो सकता हूँ, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान फ़ौज की कमबख्ती आई हुई है।
14 फौजी बलूचिस्तान के इलाके ग्वादर में मारे जाते हैं। बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट ग्वादर में पसनी से ओमारा पाकिस्तान आर्मी का एक कन्वॉय जा रहा था, जिस पे बलोच कर्मचारियों ने हमला करके 14 फौजियों को कुत्ते की मौत मार दिया। और ये ISPR की प्रेस रिलीज थी जिसमें बताया गया है, तो 14 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी की पोजीशन आपके सामने ही है कि वो किस तरह, मतलब ये देखें ना, पैराग्लाइडिंग का शो हो रहा है, चीफ गेस्ट के ऊपर ही आके बेचारे के ऊपर ये गिर गया। तो ये तो इनकी हालत है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले 2 दिन में आर्मी के ऊपर कई अटैक हुए हैं, जिसमें कल एयरफोर्स का जो हवाई अड्डा है पाकिस्तान का, उस पे हमला किया। और मियांवाली में MM आलम बेस मियांवाली पंजाब प्रोविंस में रात के वक्त मुजाहिदीन ने हमला किया, बलोच मुजाहिदीन ने। और ऑपरेशन फिर आर्मी ने शुरू किया, लेकिन जब तक ऑपरेशन शुरू होता तब तक मुजाहिदीन ने 5 एयरक्राफ्ट जला दिए। एक एरियल रिफ्यूलर, एक हवाई जहाज़ होता है ना जो हवा में ही, आसमान पे ही हवाई जहाज़ दूसरे हवाई जहाज़ में पेट्रोल भरने का काम करता है। एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 2 हथियारों वाले ड्रोन जला के खाक कर दिए। और इसकी जिम्मेदारी है ना, वो तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। और तहरीक जिहाद पाकिस्तान अभी एक नई चीज़ आई है, और तहरीक जिहाद पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कई फ़ौजी भी मारे गए, जबकि पाकिस्तान आर्मी की प्रेस रिलीज़ ये कहती है कि एक भी फ़ौजी नहीं मारा गया। भाई आप ये बताएं कि रुकावटें हटा के, सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ के मुजाहिदीन अंदर चले जाते हैं, 5 हवाई जहाज़ को आग लगा देते हैं, पूरी तबाही मचा देते हैं, और कोई पाकिस्तानी फ़ौजी नहीं मरा। तो अब ज़ाहिर है डिस्करेजमेंट ना हो, वो ना हो, अंदर क्या कहते हैं, डिस्करेजमेंट ना हो, इसलिए ऐसी खबरें छुपाई जाती हैं। अजीज़ दोस्तों, एक और वाक़या हुआ डेरा इस्माइल खान में। डेरा इस्माइल खान में एक आदमी ने अपने आप को बम से उड़ा दिया, जिससे 7 पुलिस की वैन के पास उड़ाया था, तो 7 पुलिस वाले मर गए, 20 ज़ख्मी हुए। और पाकिस्तानी फोर्सेस का ऑपरेस्ट पर्सन था जिसने अपने आप को डेरा इस्माइल खान में उड़ाया। अजीज़ दोस्तों, डेरा इस्माइल खान की बात आई तो ये याद आया कि डेरा इस्माइल खान के इलाके कुर्रम में, पाराचिनार कुर्रम में पिछले 2 महीने से शिया सुन्नी फसादात बढ़ गए हैं। इसकी असल कहानी ये थी कि सुन्नियों ने, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप हैं सुन्नियों के, उन्होंने कई शिया ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए थे, जिसमें फिर शिया सुन्नी फसादात बढ़ गए। और चूँकि सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जो, वो शियाओं को मुसलमान नहीं मानते, काफिर मानते हैं, इसलिए उनके कत्लेआम शुरू हुए, 25 लोग मारे गए थे। और तब से उस इलाके में मुसलसल क्लैशेस हो रहे थे। और अब पिछले 2 हफ्तों से वहाँ पे कई जरगों की मीटिंगें हुई, जिसमें सरकारी, आर्मी और दूसरे लोग भी शरीक हुए, और फाइनली दोनों की सुलह करा दी गई। लेकिन उस सुलह में शियाओं की ज़मीनें सुन्नियों को कब्ज़े में दे दी गई हैं, और शिया बेचारे पाकिस्तान में मतलब एक तकलीफ़ दे अमल से गुज़र रहे हैं। उसी डेरा इस्माइल खान में एक आदमी ने पुलिस वैन के पास अपने आप को उड़ा के 7 लोग मार दिए, 20 ज़ख्मी कर दिए। अजीज़ दोस्तों, मुसलसल पाकिस्तान में ये KPK और बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की कमबख्ती आई हुई है। और इसकी वजह यह है कि अफ़गान मिनिस्टर ऑफ रेफ्यूजी ने कहा था कि पाकिस्तान को अपने दुश्मन बढ़ाने नहीं चाहिए, और पाकिस्तान अपने दुश्मन ज़ाहिर बढ़ा रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान 1.7 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस भेज रहा है। अब एक मिसाल है,
कि एक आदमी जिसका ख़ानदान यहाँ पे सेट है, जो शायद खुद पैदा नहीं भी हुआ था तो उसके बच्चे पैदा हुए थे और बच्चों की शादियाँ भी हो गई हैं, वो सब पाकिस्तान में रहते थे, बसते थे, बिजनेस करते थे, जॉब्स करते थे, उनको ज़बरदस्ती अप्रूव करके आप अफ़गानिस्तान में भेजोगे जहाँ ज़ाहिर है अभी जॉब्स नहीं है, वहाँ पे बिज़नेस के चांसेस नहीं है, वहाँ पे एक अभी हालात अच्छे नहीं है। फिर दूसरा ये कि तालिबान का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड तो बहुत ख़राब है ना, वो तो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट शरिया लॉ को इम्पोज किया हुआ है और ये अफ़गानी जो हैं ये शरिया लॉ को पसंद नहीं करते, तो इनको आप ज़बरदस्ती भेजोगे तो अब तहरीक जिहाद पाकिस्तान बनी है, अभी तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ऐसे अभी कोई और ऑर्गेनाइजेशनें भी बनेंगी और अब वो बदला तो लेंगे ना, अभी तो शुरुआत है। अब ये जो जा रहे हैं वो अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पे सेटल करने के बाद, हो सकता है इसमें से कुछ लोग पठान हैं ज़ाहिर वापस आए और बहुत कुछ अब पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा। ये जो रेफ्यूजीज़ वाला मामला है इसमें मुझ पे भी सिंधी दोस्त काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि तुझे बड़ी मोहब्बत हो गई है इनसे, तुझे वो हो गया है। देखें, मैं साफ अल्फाज में जो ह्यूमैनिटेरियन कोज़ है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो हमेशा से कहता था कि रेफ्यूजीज़ को पंजाब में क्यों नहीं बसाया गया, कराची में क्यों बसाया गया। तो देखें, ये एक प्लानिंग के तहत शुरू से किया गया था। पाकिस्तान में 5 मिलियन से ज़्यादा अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान 1.7 मिलियन को डिपोर्ट कर रहा है, जबकि फिगर्स पंजाब गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ किए हैं तो पंजाब में टोटल 2,77,462 अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, जिसमें से 1,89,167 के पास प्रूफ हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं, सब कुछ हैं। लेकिन आप बॉटम लाइन ये देखें कि 2.5 लाख रेफ्यूजी पंजाब में हैं 5 मिलियन में से 5%। पंजाब पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 58% क्लेम करता है कि पंजाब की पॉपुलेशन पाकिस्तान की 58% पॉपुलेशन है, तो फिर 5% रेफ्यूजीज क्यों लिए? यानी प्रॉफिट में से सारा शेयर पंजाब ले जाए। मेट्रो बसें मेट्रो पंजाब में बने, मोटरवेज पंजाब में बने, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब में बने, नेशनल एक्सचेकर को पंजाब कुछ ना दे, सिंध और बलूचिस्तान की कमाई खा जाए, गैस सिंध और बलूचिस्तान की पूरी इस्तेमाल करे, इलेक्ट्रिसिटी पूरी पीओके की इस्तेमाल करे, पानी गिलगित बल्तिस्तान पीओके का इस्तेमाल करे। रेफ्यूजीज लेने की बात आती है तो 58% पॉपुलेशन वाला प्रोविंस 5% रेफ्यूजीज लेता है। और इसमें भी अब ये जो निकाला जा रहा है वो पंजाब से ही निकाला जा रहा है। पंजाब की सफाई, पंजाब इनका मक्का है, सिंध बलूचिस्तान केपी के कॉलोनीज हैं, पीओके, ये सब कॉलोनीज हैं। पीओके तो है ही कब्जे की जगह, किसी और का मुल्क कब्जा करके बैठे हुए हैं, लेकिन सिंध बलूचिस्तान केपी के तो इनकी कॉलोनीज हैं। इनको सिर्फ लूट मार के लिए या अफगान रेफ्यूजी सारा बलूचिस्तान केपी के और सिंध में भरा हुआ है। तो मैं जो बात कर रहा हूं मैं फिर टोटल ओरिजिनल उसकी बात कर रहा हूं। मैं तो हमेशा से एक बात कहता हूं कि सिंध से रेफ्यूजीज को निकाल के पंजाब में आबाद कराओ ना भाई। इतना ज्यादा पंजाब की फौज डॉलर पीटती रही अफगान वार के नाम पे, सारे डॉलर पंजाबी फौजी खा गए। पूरे मुल्क का बजट आधे से ज्यादा तो पहले ही फौज ले जाती है, बाकी जो बचता है वो सारा पंजाब में लगता है। तो रेफ्यूजीज क्यों सिंध केपी के और बलूचिस्तान के मत्थे मारे हैं? बजाय इनके कि उनको केपी के डिपोर्ट करो, इनको पंजाब डिपोर्ट करो और पंजाब में भेजो, वहां पे सेटल करो। अब ये इसमें कुछ साहब हैं जो मीडिया पे ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन का जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसका सिग्नेटरी नहीं है, और पाकिस्तान इस डॉक्यूमेंट का सिग्नेटरी नहीं है। लेकिन 1950 में जो UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज का जो रेफ्यूजी का जो पूरा सिस्टम है, जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 428
14 दिसंबर 1950 का, उसको पाकिस्तान ने 1993 में कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत एक्सेप्ट किया था। और पाकिस्तान यूएनएचसीआर के सारे डिसीजंस को एक्सेप्ट करता है टू ग्रांट रेफ्यूजी स्टेटस। वो अजाइलम सीकर जिनकी जान खतरे में है, और अजाइलम का प्रोसीजर ये है कि हर वो आदमी अजाइलम का हकदार है जिसको अपने मुल्क में ख़तरा हो, उसकी रेस की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से, उसकी नेशनैलिटी की वजह से, उसकी किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप की मेंबरशिप की वजह से, या उसके पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से। पर्टिकुलर सोशल ग्रुप होता है जैसे वो गे है, जैसे वो लेस्बियन है, जैसे वो एथेइस्ट है, और पॉलिटिकल ओपिनियन। इन सारी वजूहात की बुनियाद पे किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं अपने मुल्क में, वो अजाइलम ले सकता है। और पाकिस्तान ने 1993 में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। तो आज तालिबान की अफ़गानिस्तान में इन लोगों की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। देखें, अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट जो हैं इन एग्ज़ाइल, अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने कहा कि 2002 के बाद अफ़गानिस्तान में एक पीसफुल गवर्नमेंट चल रही थी, हामिद करज़ाई की और फिर अशरफ गनी की, और जिसके वाइस प्रेसिडेंट ही अमरुल्लाह सालेह थे। बोला उस वक्त तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बहुत बेहतर थी, उस वक्त पाकिस्तान ने क्यों नहीं भेजा रेफ्यूजीज़ को? उस वक्त तो संभाल कर रखा हुआ था, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में इंसर्जी लाने के लिए तालिबान को पाल रहा था पाकिस्तान। तो उनकी रिक्रूटमेंट के लिए पाकिस्तान को अफ़गानियों की ज़रूरत थी, ताकि रिक्रूटमेंट पूल हो जिसमें मिलिटेंसी, टेररिज्म और इस टाइप की चीज़ों के लिए इन लोगों को यूज़ किया जाए। वही बात जो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, और इसका सबूत ये है, ये गार्डियन अखबार की कटिंग है। जब अफ़गान तालिबान टेक ओवर कर रहे थे अफ़गानिस्तान में, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह कहा था कि हम 1.5 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को नेशनलिटी दे रहे हैं। अब आप देखें, मेरी बात सही साबित हो रही है। मैंने आपको क्या कहा था कि अफ़गानिस्तान की तालिबान से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कश्मीर में जिहाद लड़ेंगे, इंडिया में आतंक फैलाएंगे और इनके इशारों पे हर चीज़ करेंगे। लेकिन 14 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान के टेक ओवर के बाद तालिबान ने पाकिस्तान का डिक्टेशन मानने से इनकार कर दिया। ड्यूरेन लाइन पे लगी बाड़ों को हटाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की फोर्सेस पे हमले शुरू हुए, टीटीपी को एक्टिवेट किया गया, अब तहरीक जिहाद पाकिस्तान एक्टिवेट हुआ है। तो पाकिस्तान का वो जो एजेंडा था उसमें ये अफ़गान मुहाजिरीन इनके लिए बोझ बन गए। तो वो 1.5 मिलियन रेफ्यूजीज़, अफ़गान रेफ्यूजीज़ जिनको इमरान खान नेशनलिटी देने वाला था, उनको आज पाकिस्तान डिपोर्ट कर रहा है। तो इमरान खान की बाप की हिम्मत नहीं थी नेशनलिटी देने की, वो आर्मी का बाजवा का फैसला था। अफ़गानिस्तान में टेक ओवर के बाद जनरल फैज़ हमीद गया था, याद होगा, वो चाय का कप, काबुल में चाय का कप पी रहा था और अफ़गानियों से टेक ओवर के बाद उनसे बात करने के लिए, देखें अब आपको हमने टेक ओवर करा दिया है, अब आप हमारे जो एजेंडा है उसको पूरा करें। अफ़गानियों ने कहा निकल ले बेटा। तो अफ़गान पॉलिसी सारी आर्मी चला रही थी। इमरान खान तो आर्मी का एक टट्टू था, आर्मी का स्पोक्स पर्सन था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर था, तो उसने फैसले बताने उसने थे, करने आर्मी नहीं थे। तो उन 1.5 अफ़गान रेफ्यूजीज़ को जिनको पाकिस्तान में अब पाकिस्तान आर्मी नेशनलिटी देने वाली थी, आज उनको निकाला जा रहा है। तो ये मैं इस सारे सिनारियों में जितनी भी रेफ्यूजीज़ की सपोर्ट की बात करता हूँ, तो एक तो ये कि आपने 40 साल इनको यूज़ किया, आपने इनसे टेररिज्म कराई, और ये बेवकूफ़ पठान पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के हमेशा आर्मी के हाथों यूज़ होते रहे। अयूब खान रूल कर रहा था, समझता था मैं रूल कर रहा हूँ। अबे आर्मी के 17 कोर कमांडर फैसला करते हैं। अगर अयूब खान पठान था तो 15-16 कोर कमांडर पंजाबी थे।
यही याया खान के ज़माने में था, यही मुशर्रफ के ज़माने में था। क्या मुशर्रफ फैसले करता था? पंजाबी आर्मी करती थी फैसले, टॉप पे बैठा हुआ स्पोक्स पर्सन होता था। अगर किसी आर्मी डिक्टेटर ने सारे फैसले किए हैं विथ हेल्प ऑफ कोर कमांडर्स, वो ज़िया-उल हक था, क्योंकि वो पंजाबी था, जालंधर का था। और जो माइग्रेटेड पंजाबी है ना, उसके अंदर इंडिया से हद से ज़्यादा नफरत है, क्योंकि वो तो पूरा हिंदुस्तान लेने के चक्कर में थे ना। उनको आधा पंजाब मिला, तो जो वहाँ से आए थे उनके दिलों में तो हिंदुस्तान से, तो ज़िया-उल हक के ज़माने में ही सारी खालिस्तानी पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी सारी ज़िया-उल हक के ज़माने में बनी है। 89 में जो कश्मीर में टेररिज्म का बाज़ार शुरू हुआ, तो आप क्या समझते हैं वो 1 महीने में पॉलिसी बनी थी? 3-4 साल लगते हैं टेररिस्टों को ग्रूम करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको हथियार देना। ज़िया-उल हक 17 अगस्त 1988 को मरा था। उसके ज़माने में जनरल हमीद गुल और जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने देखा कि हमारी जो टेररिज्म की इंडस्ट्री है वो अफ़गानिस्तान में अब कमज़ोर पड़ रही है, तो हमें नया फ्रंट चाहिए। तो कश्मीर, इससे पहले ज़िया-उल हक ने 84-85 में जो इंडिया में खालिस्तानी सारा सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें ज़िया-उल हक। तो ये पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी की पॉलिसीज़ हैं जिसमें पख्तून हमेशा हिस्सा रहा, मुहाजिर हमेशा हिस्सा रहा। जैसे मुहाजिर मुशर्रफ हुआ या पख्तून फौजी हुए, ये सब पंजाबी के हाथों खेलते रहे और ये समझते थे कि हम भी पावर में हैं। आज देख लो क्या पावर है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आज अफ़गानियों को एहसास हो गया है, आज अफ़गानी पहली बार अपने सही दुश्मन यानी पंजाबी आर्मी को पहचान रहे हैं। तो हमें ये करने के बजाय पाकिस्तान में सिंधी, बलोच, पख्तून और मुहाजिरों को ये प्रोटेस्ट करना चाहिए कि इन सब को पंजाब में बसाया जाए। सिंध, KPK और बलूचिस्तान पे बोझ कम करके इन रेफ्यूजीज़ को पंजाब में बसाया जाए, बजाय इनके कि आप उनको तालिबान की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट में भेज रहे हैं जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और वो पाकिस्तानी जो कहते हैं ना कि एहसान फरामोश हैं ये अफ़गानी जो हमें गालियाँ दे रहे हैं आज, तो भाई साहब एहसान फरामोश नहीं, तुम लोग कमीने हो। एक पीसफुल प्रोग्रेसिव लिबरल अफ़गानिस्तान का सारा सत्यानाश तुम लोगों ने किया। तुम लोगों ने डॉलर कमाने के लिए अपने पड़ोस में ये आग और खून का खेल रचा है, तो आज तुम्हारा घर भी जलेगा। वो घर अब नहीं जलेगा, अब अफ़गानिस्तान में वार नहीं होगी, अब जंग होगी तुम्हारे अंदर। और जितने मिसाइल और एटम बम हो रहे हैं ना, सब बढ़ जाएंगे तुम्हारे। अजीज़ दोस्तों, कल कराची में पख्तूनों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया और पुलिस को भागना पड़ा। तो अब अभी तो शुरुआत है। आपको मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने ये जो अफ़गान रेफ्यूजियों वाला जो खेल खेला है ना, वो उनके गले पड़ने वाला है। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं सिर्फ ये खबर शेयर करना चाह रहा हूँ कि फ़लस्तीन के जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में जो पढ़ रहे हैं, उनकी ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस और सारी फ़ीस माफ़ कर दी गई हैं। पाकिस्तान का एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है ये दुनिया को पता है। आप क्रिकेट टीम के जब देखें, इंग्लिश लैंग्वेज कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन बहरहाल आप जब मैट्रिक कर लेते हैं तो आपकी इतनी इंग्लिश होनी चाहिए जिससे पता चले कि हाँ आप मैट्रिक हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो ग्रेजुएट की इंग्लिश भी फारिग है। इसका मतलब खाली इंग्लिश नहीं, बाकी सब्जेक्ट में भी फारिग है। और फिर हाई एजुकेशन तो सारी इंग्लिश की किताबों से होती है। तो पाकिस्तान में आप देख लें, ग्रेजुएट्स की इंग्लिश आपको स्टैंडर्ड का पता चल जाएगा। क्रिकेट के खिलाड़ी जब इंटरव्यू देने बैठते हैं तो आपको पता है, इंजमाम मुल्क हो या बाबर आजम हो, रटे हुए इनको कुछ जुमले रटा दिए गए हैं। और ज़ाहिर है अब रिजवान और बाबर जैसे खिलाड़ी 8-8, 10 साल से खेल रहे हैं, तो इतनी इंग्लिश तो अगर कोई जाहिल से जाहिल भी होता है। मुझे याद है, मैं एक बार बेल्जियम से लंदन आया था, तो मैं जिस दोस्त के घर पे रुका था उसके घर पे एक और लड़का भी होता था, जॉबलेस था। तो
पंजाब के किसी गांव से आया हुआ था। तो वो मुझे कहता है कि आपकी इंग्लिश में वो एक्सेंट नहीं है, ब्रिटिश एक्सेंट। देखें मेरी इंग्लिश का एक्सेंट देखें, और मुझे एक्सेंट बता रहा था। यहाँ पे वॉट है ना, वॉट क्या, वॉट को वाह ऐसा कुछ करके कहते हैं। तो मुझे कह रहा है कि देखो, कहता है मैं इलीगल हूँ, लेकिन मुझे पुलिस वाला पकड़ता है, मेरी इंग्लिश देख के मुझे छोड़ देता है। तो एक पंजाब के गांव का जिसको सही से उर्दू नहीं आती थी, वो बेहतरीन इंग्लिश बोल लेता है। तो ये 8-8 10-10 साल क्रिकेट खेल के थोड़ी बहुत तो इंग्लिश बोल लेते हैं। लेकिन इनकी एजुकेशन पाकिस्तान की क्या है, यहाँ पे फ़लस्तीनी क्या एजुकेशन लेने आया था। लेकिन हाँ, फ़लस्तीनी यहाँ पे टेररिज्म की एजुकेशन लेने आया होगा ना, क्योंकि टेररिज्म की दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में। तो टेररिज्म, क्रिमिनोलॉजी, फ्रॉडोलॉजी, ये सारी चीज़ों की, हेट स्पीचोलॉजी, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग के लिए फ़लस्तीन इधर आए होंगे। और दुनिया भर के मुस्लिम आते हैं यहाँ पे, अफ्रीका से, मलेशिया से, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म की, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की, इस्लामिक शरिया की, इस टाइप की एजुकेशन यहाँ पे सबसे टॉप की है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।